बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीज़न ऑन है और जो है वो वनडे मैचेस खेले जा रहे हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल टीमें एक दूसरे के साथ नबर आजमा है और इसी हवाले से आज के शो में हम बात भी करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का लॉर्ड्स में जो है वो दूसरा शो हुआ, यानी पाकिस्तान सुपर लीग का जो अब लॉर्ड्स पहुंच चुकी है। इस हवाले से जो है वो यकीनी तौर पे जो है वो खबरें सामने आ रही हैं, इनको भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आज के शो में, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। हम मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम को भी बेहतरीन अंदाज में तैयार करने जा रहे हैं। PSL के मैचेस के साथ साथ दीगर बैनुल-अक़वामी मैचेस भी आज़ाद कश्मीर में मुनक्किद कराए जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की रैकी टीम इंतजामात का जायजा लेने एक इजाफी स्टेडियम पहुंच गई। रैकी टीम ने मामूल के दौरे में वेन्यूज का जायजा लिया। रैकी टीम को PCB और सिक्योरिटी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। फखर जबान के साथ ज्यादती हो रही है। T20 वर्ल्ड कप करीब है और तजुर्बात का ज्यादा वक्त नहीं है। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी BBL के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। ऑस्ट्रेलियाई लीग BBL का आगाज 14 दिसंबर से होगा। पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का चौथा मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम की मैच से कबल भरपूर प्रैक्टिस। 3 मैचेस में बांग्लादेश को 2-1 की बढ़तरी हासिल। 35वें नेशनल गेम्स के रेसलिंग इवेंट के नताइज। कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट इनाम बट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान आर्मी के नुमान जकर ने सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तान आर्मी ने विमेन स्क्वॉश टीम इवेंट जीत लिया। लाहौर फुटबॉल चैंपियनशिप बाबा फुटबॉल क्लब ने दिलचस्प मुकाबले के बाद जीत ली। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर सैयद मोहसिन गिलानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। अमेरिका में पाकिस्तानी तालिबे इल्म अहमद सिद्दीक का किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल। 5 हरीफों को चित करके पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में बिल्कुल जो आखिरी स्टोरी देखी उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान के स्टूडेंट अहमद सिद्दीक ने किक बॉक्सिंग में जो है वो अपने 5 हरीफों को जो है वो चित करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। और इस हवाले से जो है वो यकीनी तौर पे जिस तरह बार बार इस बात का इजहार भी करते हैं और बार बार इस बात का दावा भी करते हैं कि जहाँ स्पोर्ट्स वहाँ पे जी स्पोर्ट्स और GTV का माइक और कैमरा ज़रूर मौजूद होता है, क्योंकि खिलाड़ियों को सपोर्ट और प्रमोशन की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान का सबसे लाली परचम अपने तय अपने मेहनत पे अपने जोर बाजू पे जो है पूरी दुनिया में बुलंद भी कर रहे हैं। अहमद सिद्दीक की ज़बरदस्त कामयाबी पे जी स्पोर्ट्स की जानिब से बहुत बहुत उनको मुबारकबाद। इनकी इस कामयाबी के हवाले से एक मैसेज क्या पैकेज है, आइए देखते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी तालिबे इल्म अहमद सिद्दीक का किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल 5 हरीफों को चित करके पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में COC चैंपियन चैलेंज में 50 से ज़ायद स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 15 से 17 साल 185 पाउंड वजन के तालिबे इल्मों ने शिरकत की। अहमद सिद्दीक ने अपने सामने वाले 5 हरीफ तालिबे इल्मों को सख्त मुकाबले के बाद चित कर दिया और कमाल महारत और बुर्दबारी के साथ खेलते रहे। जुजुत्सु की बॉक्सिंग मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की। अहमद सिद्दीक को हजारों लोगों और खिलाड़ियों के सामने टाइगर शोलिन स्कूल में गोल्ड मेडल दिया गया और सिद्दीक के वालिदैन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अहमद सिद्दीक ने फखरी अंदाज में कहा कि वो सख्त मेहनत करेगा और अमरीकी स्टेट और फेडरल लेवल की बॉक्सिंग गेम्स में शिरकत करके पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। नाज़रीन, आपने अहमद सिद्दीक की ज़बरदस्त कामयाबी के हवाले से पैकेज देखा कि किस तरह उन्होंने जो है वो अपने हरीफों को जो है वो चित किया और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। अहमद सिद्दीक ने अपनी ज़बरदस्त कामयाबी के हवाले से एक पैगाम हमें भेजा है। क्या उन्होंने कहा है अपने इस वीडियो मैसेज में, आइए सुनते हैं। मेरा नाम अहमद सिद्दीक है, मेरी उम्र 15 साल है और मैं टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था किक बॉक्सिंग और जिजित्सु मिक्स मार्शल आर्ट्स का। उस टूर्नामेंट में उसका नाम COC था और उसके अंदर 50+ स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे और जो मेरी पार्टिसिपेशन थी वो किक बॉक्सिंग और जिजित्सु की थी। सो I won a kickboxing. In kickboxing I won a gold first place, and in jiu-jitsu I won a silver, like second place. Okay, and I fought in kickboxing. I fought 3 people and won without defeat, so I got a gold. And in jiu-jitsu I got lost by 1 guy and I won by 2 people. So
I'm just proud of myself because I was supporting Pakistan because I think there was nobody that was from Pakistan from those schools. Okay, और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र हुआ अपने आप पे कि मैंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इंशाल्लाह मैं आगे भी करता रहूँगा। मेरा प्लान है कि मैं UFC तक जाऊँ इंटरनेशनल और पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान को फ़ख्र दिलाऊँ। मैं GTV को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर ऐसे ही इस तरह मीडिया में सपोर्ट करेगा, ऐसे एथलीट को सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत मोटिवेट होते हैं और फिर हम मोटिवेट होता है कि हम और अच्छा करें और पाकिस्तान को और ऊपर लेकर। जी नाज़रीन, आपने देखा अहमद सिद्दीक का वो मैसेज जो उन्होंने अपनी कामयाबी के बाद दिया और उन्होंने अपने अज़म का इजहार किया अगर वो मज़ीद जो मेहनत करके पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद करना चाहते हैं। साथ साथ उन्होंने GTV की कोशिश और काविशों को भी जो है वो सराहा है कि जहाँ GTV ने उनकी इस कामयाबी को जो है वो मीडिया के थ्रू जो है वो लाइमलाइट में लेकर आए। इससे पहले भी किक बॉक्सिंग के हवाले से और फाइटिंग के हवाले से जो है हम अहमद मुश्तबा बुलवरीन का प्रोग्राम हम कर चुके हैं, इंटरव्यू कर चुके हैं। अलूम करीमी का इंटरव्यू भी, अलूमी का भी आपने इंटरव्यू सुना, उनकी सिस्टर भी उस में हमारे साथ मौजूद थे। और साथ साथ अब आपने देखा कि जिस तरह से हमने जो है वो कोयटा के कराटे का हैं रिंद, उनका भी शाज़ेब रिंद, उनका भी इंटरव्यू जो है वो हमने अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको दिखाया था। तो जहां हम क्रिकेट के अलावा दीगर नौजवान जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बिलखुसूस दीगर मुकाबलों में, उनको भी जो है वो ज़रूर हम भरपूर मीडिया सपोर्ट फराहम करते हैं और अहमद सिद्दीक के लिए भी हम हमेशा हाजिर रहेंगे। बस आप कामयाबी हासिल करते जाइए और पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद करते जाइए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे कुछ दीगर खेलों के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे बात कर रहे थे कि बॉक्सिंग के हवाले से, जहां अहमद सिद्दीक ने पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद किया। और अब मेरे साथ एक ऐसे ज़बरदस्त फास्ट बॉलर मौजूद हैं कि जिन्होंने कम खेला और जितना भी खेला अपना इम्पैक्ट उन्होंने कायम किया। मेरे बहुत सारे डोमेस्टिक खेलने वाले बैट्समैनों से बात हुई है, बहुत सारे बैटर से बात हुई और सब ने ही जो है वो इनकी जो है उछाल वाली गेंदों को समझने में मुश्किलात का इजहार किया कि जिनका जो बाउंस था, इनका जो निप था, वो बैट्समैनों के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा करता था। मुझे एक स्टेटमेंट याद है खुर्रम मंजूर का कि उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक में मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी बॉलर ने तंग किया है तो वो अब्दुल रऊफ ने तंग किया है और हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी कि मेरे अब्दुल रऊफ ने पोर्ट कासिम को ज्वाइन किया, हमें मैचेस में उनको नहीं खेलना पड़ा। आज मेरे साथ मौजूद हैं बर्थडे बॉय अब्दुल रऊफ, क्योंकि हम आपको इल्म है कि हम हमेशा अपने शो में उन गेस्ट को जो है वो मदऊ करते हैं जिनकी उस दिन के हवाले से कोई ना कोई रेलिवेंसी होती है। आज अब्दुल रऊफ अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 9 दिसंबर को हम अब्दुल रऊफ को ना सिर्फ सालगिरह की मुबारकबाद भी देते हैं बल्कि साथ साथ अपने नाज़रीन को आगाह भी करते हैं कि 9 दिसंबर को अब्दुल रऊफ अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और 10 दिसंबर 2015 को इन्होंने अपने कैरियर का आखिरी फर्स्ट क्लास मैच सुईगेस के खिलाफ खेला था और उसके बाद फिर अब्दुल रऊफ क्रिकेट के मैदानों में बतौर प्लेयर नजर नहीं आए। शो में खुशामदीद कहते हैं अब्दुल रऊफ को। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम। अब्दुल रऊफ, सबसे पहले तो आपको GTV की जानिब से, हमारे नाज़रीन की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफा नकी की जानिब से, मेरी जानिब से, मेरे पूरे एंटायर क्रू की जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप ऐसी कई सालगिरह जो है वो सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती और अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट करें। क्या कहेंगे अपनी सालगिरह के मौके पर और PCB से कोई मैसेज आया आपको? जी बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई ताल्लुक वास्ता PCB के साथ, क्योंकि जब से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था और अब तक उनका बिहेवियर इस तरीके का है मेरे साथ जिस तरह मेरा ताल्लुक कोई हिंदुस्तान या इसराइल के साथ है। तो मैंने तो ना उन्होंने कभी मेरे साथ कोई रब्ता किया, ना कभी मैचेस की। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जितने भी टेस्ट प्लेयर्स हैं उनको वो टिकटें वगैरह भी भेजते रहते हैं और भी काफ़ी जगह पे जितने भी बाकी लोग हैं उनको ऑब्लाइज वगैरह करते रहते हैं, मगर मेरे साथ कभी भी उनका इस तरह का कभी कोई कंसर्न नहीं रहा। लेकिन आज PCB का जो पेज है उस पर जो है वो आपको उन्होंने विश भी किया है, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि जिस तरह ऐसा लगता है कि जैसे आपका ताल्लुक किसी दुश्मन मुल्क से है या ऐसे मुल्क से है जो नापसंदीदा मुल्क है, तो अब्दुल रऊफ ये बता दूं कि अपना हाल भी तुम्हारे जैसा है साजन। जी, जो सच बोलेगा उसका यही हाल होगा। ठीक है। अच्छा अब्दुल रऊफ, ये बताएं कि थोड़ा सा आपके कैरियर के बारे से बात करते हैं, क्योंकि आज आपकी सालगिरह भी है, एक जमींदार घराने में पैदा हुए, कश्मीर से आपका ताल्लुक है। क्रिकेट जो थी यकीनी तौर पे आपने उस दौर के फास्ट बॉलर को देख के क्रिकेट का आगाज किया होगा, लेकिन जितनी आपके साथ नाइंसाफियां हुई हैं, कभी ये सोचा आपने कि आप क्रिकेट छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारी संभालें? और माशाल्लाह आप 3 मास्टर्स आपने किए, पाकिस्तान के इंतहाई आला तालीम याफ्ता क्रिकेटर्स में आप शामिल हैं। कभी ये सोच आई थी कि 8-10 दफा मुझे टीम में रखा निकाला, मैं छोड़ दूं क्रिकेट और कोई और शोबे में चला जाऊं?
देखिए क्योंकि ये एक शौक था, एक पैशन था, तो इस वजह से कोशिश यही थी कि इसी को आगे कंटिन्यू रखूं, क्योंकि मैं तो किसी के लिए नहीं खेल रहा था, अपने शौक की खातिर खेल रहा था। तो इसी वजह से मुझे फिर इतनी कोई इनकी परवाह भी नहीं थी कि अगर इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया नहीं किया, क्योंकि मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो तो ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग जानते हैं बल्कि पूरी वर्ल्ड जानती है कि मेरी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है थ्रू आउट, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माय करियर और एंड तक। तो वो सारा कुछ नजरअंदाज करने के बाद फिर 32-33 साल की एज में जब आपको चांस दिया जाता है, तो वही मेरा ख्याल है कि एक ऐसा वो टाइम होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स होते हैं या फास्ट बॉलर्स होते हैं स्पेशली, वो अपना कैरियर पास कर चुके होते हैं और रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच चुके होते हैं। तो काफी दफा ऐसी चीजें आई हैं, मगर मेरा ख्याल है कि ये पार्ट ऑफ द सिस्टम था, उसका हिस्सा था, और मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सका। तो अब लोग क्या वजह समझते हैं कि क्या पसंद ना पसंद थी? क्योंकि आप शुरू से, जितना मैं आपको जानता हूं, जितना मैंने आपको फॉलो किया है, कि जब आप पाकिस्तान टीम में खेलते थे, जब भी आप ऐसे ही अब्दुल रऊफ थे जैसे अब हैं, इंतहाई हम्बल थे और अपने फैंस के साथ बड़े अच्छे तरीके से बात भी करते थे, गलत को गलत कहते थे, सही को सही कहते थे। क्या ये आपका जुर्म बना, या आपके ज़माने में फास्ट बॉलर का पूल ही इतना अच्छा था कि आपको इतने मौके नहीं मिल सके? हालांकि आपके एडमायर तो आपकी बहुत बातें करते थे। मुझे याद है कि एक रमजान टूर्नामेंट हुआ, उसमें अब्दुल रऊफ को राशिद लतीफ लेकर आया, फिर आपको पैरागॉन से भी शायद उन्होंने खिलाया था। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतने बड़े कोई उस वक्त बॉलर थे, क्योंकि जो टॉप क्लास बॉलर थे उस जमाने के वो भी अपना प्राइम टाइम पास कर चुके थे। तो अब एक एक दो दो साल वो अपने आप को एक्सटेंड कर रहे थे, क्योंकि जो उस वक्त वसीम अकरम अपने कैरियर के एंड पे थे। वकार यूनुस की भी जो पेस थी 130 से ऊपर नहीं थी जब हमारा पीक, वो उनका कोशिश यही थी कि जो यंगस्टर जो जेन्युइन किस्म के प्लेयर्स हैं उनको ज्यादातर चांसेस ना दें, क्योंकि अगर कोई अच्छा लड़का किसी ने टीवी के ऊपर देखा या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर गया, तो फिर जो उनके एक दो साल रहते हैं वो भी मिस हो जाएंगे। और इस पे काफी ज्यादा जो लड़के थे उस टाइम पे वो सफर कर गए। उसके बाद फिर जो बाकी लोग थे उनके साथ कोई पर्सनैलिटी क्लैश इस तरह का रहा कि या दोबारा पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनना या क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बनना बड़ा मुश्किल था। फिर कोई लोग ऐसे थे कि जो चेयरमैन की सिफारिश पे खेलते रहे, यानी कि जो 2003 का वर्ल्ड कप था उसमें साउथ अफ्रीका भी ऐसे प्लेयर्स को भेजा गया जो अनफिट थे, और फिर पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर होके आ गया, और मुझे वापस भेज दिया गया साउथ अफ्रीका से। तो ये काफी चीजें थी जो डैमेजिंग थी उस जमाने में। तो क्या कप्तानों का जो रवैया रहा आपके साथ वो भी सही नहीं रहा? क्योंकि सुनने में ये भी आया कि कुछ कप्तानों से भी आपको शिकायत रही है कि उनका जो एटीट्यूड था, वो आपके साथ, बिहेवियर आपके साथ सही नहीं था। देखिए, जब मुझे चांस तो जब मिला, वो जेफ लासन थे जब वो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आए थे और कोच बन के, तो आपको इनका तो ना तो किसी कोच का था, ना बोर्ड का था, ना चेयरमैन का था, और ना ही किसी कैप्टन का था। मसलन अजीबोगरीब इनका जो तरीकाकार था कि मुझे मुल्तान में फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा था, वहां से मुझे बुलाया कि पासपोर्ट पहले मंगवाया, फिर वहां से वीजा लगवाया कि इंडिया में टेस्ट मैच आपने खेलना है। तो मैं वो मैच छोड़ के वापस लाहौर में आया, तो वहां पे पता चला कि किसी और का सिफारिशी चला गया। तो मैंने फिर चेयरमैन से पूछा, मैंने कहा भाई मुझे क्यों नहीं भेजा, ये को आपने किसी और को क्यों भेज दिया? अगर नहीं भेजना था तो मुझे अपने मैचेस खेलने देते, या तो इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? तो इस पे भी काफी ज्यादा उनको मसला हुआ है कि इसने पूछा क्यों है हमसे, कि मुझे कहता है कि आप क्यों हमसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा जी, आप पाकिस्तानी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है और आपसे पूछना हमारा राइट है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को यहाँ से उठाए, उसको वीजा लगवाए, वहां से बुलाएं और फिर आप एयरपोर्ट से वापस भेज दें। तो इस तरीके के एक नहीं बेशुमार वाकयात हैं जो चलते रहे। बिल्कुल इस तरह के वाक़यात चलते रहे। और जो अभी मुल्तान से मैच की बात की है, अब्दुल रऊफ की जो कप्तानी है उसने मुल्क में बड़े गहरे असरात डाले, क्योंकि जिस ज़माने में अब्दुल रऊफ कप्तान थे, उनके साथ शब्बीर अहमद भी मुल्तान से खेलते थे। मुझे याद है सईद अनवर जूनियर भी इनके साथ खेलते थे। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था इनका बना हुआ था। गुलरे सदफ विकटों के पीछे होते थे और बड़े अच्छे प्लेयर दिए उस ज़माने में मुल्तान ने। कैसे प्लेयर थे जो लाइमलाइट में आ गए थे, इसमें रमीज़ जो थे, रमीज़ आलम, वो एक बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे। मोहम्मद रमीज़, इसके साथ साथ नवीद यासीन का डेब्यू होते होते रह गया, फिर आमिर यामीन वहीं से निकल कर सामने आए। तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डाला है मुल्तान क्रिकेट के हवाले से अब्दुल रऊफ ने अपनी वलवला अंगेज क़यादत के जरिए। ये तो था अब्दुल रऊफ की सालगिरह के हवाले से, कुछ इनके कैरियर के हवाले से बातचीत, इनकी इब्तिदाई जिंदगी के हवाले से बातचीत। लेकिन चूंकि सन ऑफ कश्मीर है अब्दुल रऊफ, और कश्मीर के लिए दर्द रखते हैं, जज्बा रखते हैं, और PSL के मैचेस कश्मीर में कराने की बात भी हो रही है। इस पर बात करेंगे अब्दुल रऊफ से छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद है, बर्थडे बॉय, और अब्दुल रऊफ से हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। और बहुत ही अब्दुल रऊफ जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं। इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में एक ट्वीट भी उन्होंने किया जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे है। इस ट्वीट के हवाले से भी बात करेंगे अब्दुल रऊफ से। जो ट्वीट उन्होंने किया कि बाय एडवाइस टू न्यू owner who will buy team in Pakistan Super League is don't go to the coach after the match and ask why we have lost the match and when we will win. He is coach not an astrologist. वसीम अकरम साहब का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने कोट किया। अब्दुल रऊफ से पूछेंगे कि ये ट्वीट करने की क्या जरूरत पेश आई। अब्दुल रऊफ, यकीनी तौर पर अगर आपने ट्वीट किया है तो कोई ना कोई इसके पीछे वजह भी होगी, कि बेसबब नहीं होगा ये ट्वीट। किस वजह से किया है अब्दुल रऊफ? देखिए, बेसिक एक तो ये वसीम भाई की तरफ से एक जोक था जो कि उन्होंने ये जो अभी प्रेजेंटेशन थी पीएसएल की जो लॉर्ड्स में हुई थी, उस पे उन्होंने किया है कि जो भी फ्रेंचाइज का नया कोई ऑनर आएगा और जो भी मालिक कोई नई फ्रेंचाइज खरीदेगा तो उसको मेरा मशवरा यही है कि आप ये क्रिकेट ये ना पूछे कि हम मैच आ रहे क्यों है और मैच आप जीतेंगे कब। हम कोई नजूमी थोड़ा है, हम कोच है तो कोई एक टीम आती है उससे जीतना होता है, एक ने हारना होता है डेफिनेट। बेसिकली इसकी वजह यही कि आपको जो आदमी है उसको अपनी डोमेन में रहना चाहिए। अगर आप कोच हैं तो आपको पता है कि आपने क्या प्लान करना। अगर आप ऑनर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से टीम को लेके चलना, अपनी फ्रेंचाइज को लेकर चलना और सिस्टम को किस तरीके से आगे लेके चलना। मसलन कि एक दूसरे के डोमेन में नहीं घुसना चाहिए। देखिए अब्दुल रऊफ, आपका मुल्तान से ताल्लुक है, अभी जो भी कुछ मुल्तान सुल्तान के साथ हुआ, अली तरीन साहब जितना इन्वॉल्व थे कोचेस के साथ, जितना प्लेयर के साथ इन्वॉल्व थे, इवन कोई अगर उनको शादी में भी बुला रहा है तो उसका जवाब वो ये दे रहे हैं कि ठीक है शादी का कार्ड एक तरफ है लेकिन मैं आपको रिटेन नहीं करूंगा। आपको लगता है कि इस रवैये ने भी जो है वो डैमेज किया है कुछ मुल्तान सुल्तान को? देखिए, बेसिकली मेरे ख्याल में थोड़ा सा पर्सनैलिटी क्लैश ही है आपस में, क्योंकि अगर ना होता जिस तरह बाकी लोग चल रहे हैं तो अली तरीन भी साथ चलता रहता है इन लोगों के। तो जब पर्सनैलिटी क्लैश दरम्यान में आ जाते हैं, ईगो का मसला बन जाता है तो फिर उसमें चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ना उन्होंने इनके साथ बात करना पसंद किया, ना उसने दोबारा इनके साथ बात करना पसंद किया। तो इस तरह ये जो प्रॉब्लम था इनका वो आगे से आगे बढ़ता चला गया और फिर इसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि उसको छोड़ना पड़ी पीएसएल। हालांकि उसने बहुत ज्यादा एफर्ट की थी। मुल्तान जबकि बिल्कुल एक डाउन नाम था उस जमाने में और कोई भी उसको लेने का तैयार नहीं था, तो उन्होंने बड़े महंगे दाम उसको ना सिर्फ खरीदा बल्कि उसमें अपनी बहुत ज्यादा इनपुट डाला, उसमें बहुत ज्यादा अपना उसमें एक्सपेंड किया, या बाहर से कोचेस भी लाए, फॉरेन से प्लेयर्स को भी एंगेज किया। और मेरा ख्याल है कि एक वायद उनका ही सिस्टम था कि जो अकेडमी भी रन कर रहे थे और जो जनूबी पंजाब के लड़के थे उनको भी थोड़ा सा प्रमोट कर रहे थे, मगर उनका ना होना काफी ज्यादा अफसोसनाक है। ठीक है। अच्छा रऊफ, अभी पाकिस्तान सुपर लीग के वाले से बात भी हो रही है। अभी वसीम अकरम साहब का आपने जो ट्वीट में तस्करा भी किया, वसीम अकरम साहब ने कहा कि जो 2-3 महीने की आईपीएल है वो बोरिंग कर देती है और पाकिस्तान सुपर लीग इस लिहाज से कामयाब है कि शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम पीरियड के अंदर ये लीग मुकम्मल हो जाती है। आप मुत्तफिक हैं कि एक बड़ी लीग होती है, ज़्यादा टाइम लेती है तो प्लेयर्स के लिए भी बोरिंग हो जाती है, उसका चार्म खत्म हो जाता है? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा कोई चार्म रहता है। जितना ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन होगा उतना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट भी रहेगा लोगों का, चार्म भी रहेगा और फिर जो प्लेयर्स होंगे वो भी उसमें ज्यादा अपना इनपुट डालेंगे और वो बोर नहीं होंगे। क्योंकि जब आप इतना लंबा उसको लेकर चले जाते हैं तो जो फॉरेन प्लेयर यहाँ पे आते हैं, क्योंकि बगैर किसी फॉरेन प्लेयर की इन्वॉल्वमेंट के आपको पता है कि आप इस लेवल की लीग ऑर्गेनाइज ही नहीं कर सकते। और जब ड्यूरेशन उसका थोड़ा होगा तो उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा रहेगी, इंटरेस्ट भी ज्यादा रहेगा और वो पूरी अपनी जान लगाते नजर आएंगे। मगर जब ड्यूरेशन बहुत ज्यादा चला जाएगा तो फिर उसके लिए उनके लिए फिर बड़ा मसला हो जाता है यहाँ पे रहना, रुकना, पार्टिसिपेट करना, इंटरेस्ट डेवलप करना, फिर इतना टाइम पे यहाँ पे लगाना। तो मेरा ख्याल है कि वसीम भाई की बात ठीक है। बिल्कुल सही है। अब आपको चूंकि कश्मीर से ताल्लुक है, हम सब जानते हैं अभी मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि जो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो हैं वो कश्मीर के मुजफ्फराबाद स्टेडियम में भी कराने की बात की जा रही है। ये पॉसिबल है या सिर्फ एक स्टेटमेंट बड़ा स्टेटमेंट है? क्योंकि ऐसे ही स्टेटमेंट हमने पहले जो है वो शेट्टी साहब के दौर में भी देखा था कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो है वो गवादर में होंगे, लेकिन वो भी एक स्टेटमेंट बड़ा स्टेटमेंट ही साबित हुआ था। बल्कि वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इससे भी आगे बढ़ के थे, क्योंकि ग्वादर में उन्होंने कुछ एक शो भी करवाया था और फिर उसकी इन्होंने कहा था कि हम उसकी जो उसका इफ्तिताह भी वहां पे करेंगे और इस तरीके से मैचेस भी वहां पे इनकाद भी उस वहां पे किया जाएगा। तो ये एक मेरा ख्याल है कि अच्छा एक लीग को बूस्ट करने के लिए एक
एक बात को डेफिनेट करते हैं, मगर उसमें जो फिर जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं उस जमाने की, उस टाइम की, जब लीग ने का इनकाद होना होता है, तो उसमें फिर बड़ा काफी चीजें देखनी पड़ती हैं। सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं या लॉजिस्टिक के होते हैं, फिर अकोमोडेशन के होते हैं, ट्रैवलिंग के होते हैं, बेशुमार और दूसरी चीजें होती हैं। फिर आपके जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं उनको ट्रैवल करवाना, वहां पर लेकर जाना, वहां पे वापस लेकर आना, तो काफी चीजें वहां पे इन्वॉल्व होती हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा टाइम लगेगा। अभी इतनी जल्दी तो मैं नहीं कह सकता कि हर जगह पे मैचेस करवा देंगे। ठीक है। और T20 में आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की टीम T20 के लिए तैयार है? क्योंकि आगा सलमान का कहना है कि हम जो है वो टीम तकरीबन तैयार हो चुकी है और इस वक्त फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है टीम में, टीम हमारी तैयार है। देखिए, मैचेस तो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा खेली हैं। 32 मैचेस पाकिस्तान T20 के खेल चुका है इस साल में, और अभी श्रीलंका से खेला, उस जिम्बाब्वे के साथ खेला, साउथ अफ्रीका से खेला, फिर एशिया का, फिर उससे पहले ट्राई सीरीज। और ये मगर उसमें एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के एसोसिएट टीमों के खिलाफ, और जिनकी बॉटम रैंकिंग थी, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा खेला है। तो जो टॉप टीयर की टीम थी वो इंडिया की टीम थी, जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेले हैं, और उसमें कोई पोजीशन पाकिस्तान की इतनी बेहतर रही नहीं है। तो अब जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी आप देखें कि पाकिस्तान इंडिया के पूल में है, लेकिन बाकी जो 3 टीमें वो एसोसिएट टीमें हैं, उनके खिलाफ श्रीलंकन कंडीशन में पाकिस्तान बिल्कुल मुश्किलात का शिकार नहीं होएगा। इंडिया से अलबत्ता एक टफ मैच होगा। पाकिस्तान ग्रुप 2 में तो चला जाएगा सेकंड स्टेज में, मगर वहां पे फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आएगा जब आपका ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका से मैच हो गया, और तो उसमें थोड़ा मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम अभी नजर आएगा आपको। सही है। अच्छा, शाहिद आफरीदी का भी स्टेटमेंट आया कि जो है वो ज्यादा टीम के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। फिर वो फखर के बैटिंग ऑर्डर के हवाले से भी कंसर्न थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाबर आजम आ सकते हैं तो फिर रिजवान क्यों नहीं आ सकता? ये क्या कहेंगे दो तीन स्टेटमेंट के हवाले से? देखिए, इसमें क्या कह सकता है, क्योंकि जो आईसीसी इवेंट्स हैं पाकिस्तान के जो पास्ट में गुजरे हैं, उसमें आप परफॉर्मेंस देख लें, ऑलमोस्ट यही प्लेयर खेले हैं। आप जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ उसको उठा के देख लें, जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्ट हुई है उसको देखें, जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसमें देखें, जो एशिया कप श्रीलंका में हुआ उसमें, अभी जो यूएई में एशिया कप हुआ है, तो ये मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स यही थे जो उसमें खेले हैं। तो शफलिंग हुई नहीं है, कोई चेंज हुई नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस आपकी बिल्कुल बिलो द बेल्ट रही है। कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इन सीनियर प्लेयर्स की इन इवेंट्स में नहीं रही। पाकिस्तान जो मोस्ट ऑफ द इवेंट्स थे उसमें पाकिस्तान का एग्जिट पहले राउंड से ही हो गया। तो उसमें चाहिए ये था कि एक आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी या प्लानिंग पे काम करते, जूनियर्स को साथ रखते, जो को गैरी क्रिस्टल मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर तरीके से उस जमाने में कर सकता था जब उनको सैक किया गया था। तो उसके बाद फिर दोबारा उन्हीं प्लेयर्स को 2-3 महीने के वक्फे के बाद, जब नए लड़कों को तो आप जब पूरा चांस नहीं देंगे तो फिर उनको रिप्लेस कैसे करेंगे? फिर वही प्लेयर घूम फिर के वापस आ गए। अब सिर्फ शादाब इंजरी की वजह से बाहर है या रिजवान नहीं है, तो बाकी तो ऑलमोस्ट वही टीम खेल रही है जिनका आईसीसी इवेंट्स में इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। तो अब इसमें अब क्या कह सकते हैं कि ना तो नए लड़के आए हैं। अगर इस फखर इवेंट के में साथ भी आप ज्यादती हो रही है, देखेंगे फखर के साथ ज्यादती हो रही है क्योंकि बाबर को और सलमान को एडजस्ट करने के लिए फखर को निचले नंबर पे खेलना पड़ रहा है। देखिए, अगर वो ओपन पे परफॉर्म करता तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसको नीचे कर सकता था। तो परफॉर्मेंस का इश्यू होगा, ज्यादती वाली तो आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेट उससे पूछा होगा जो टीम मैनेजमेंट है कि आप किस नंबर पर आपको सूट करता है। और अगर ओपन पे भी उनका इतना अच्छा कोई पास्ट में रिकॉर्ड तो रहा नहीं है, तो डेफिनेट उन्होंने फिर शफलिंग बेहतर समझी होगी अपने लिए, तो वो नीचे आया। क्योंकि इतने सीजनल प्लेयर को इस तरीके से आप शफल कर दे नीचे, तो वो बात कोई मेरा नहीं ख्याल के दिमाग को समझ आती है। अच्छा, आप श्रीलंका में खेले हैं और हमने देखा श्रीलंका में जो T20 मैचेस होते हैं बिलखुसूस वो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, वहां पे इतने स्ट्रोक प्लेयर जो है इतने कामयाब नहीं होते। इस सिनारियो को देखते हुए T20 वर्ल्ड कप में आपको बाबर आजम नजर आ रहे हैं? देखिए, खिलाएंगे तो क्योंकि देखिए उनको वापस लाया क्यों गया, वापस इसलिए लाए गए थे परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए थे, स्ट्राइक रेट की वजह से बाहर हुए थे, आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्मेंस नहीं थी इस वजह से बाहर हुए थे। वापस इसलिए लाए हैं कि आप एसोसिएट टीमों के खिलाफ, आप यूएई के खिलाफ भी 60 रन पे 6 आउट हो जाते थे, अफगानिस्तान के खिलाफ भी 65 पे 6 थे, श्रीलंका के खिलाफ भी 70 पे 7 आउट हो गए थे। तो फिर इस वजह से फिर उनको वापस लाया। तो अब डिपेंड करता है कि देखते हैं कि या वो वर्ल्ड कप में एक और आईसीसी इवेंट उनको मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है। जिस लेवल के वो प्लेयर हैं कि जो श्रीलंकन पिचेस हैं वो भी इतनी ज्यादा कोई फास्ट बॉलर्स के लिए कोई सूदमंद तो नहीं है। स्पिनर्स अलबत्ता थोड़ा सा डोमिनेट वहां पे करते हैं, तो उसमें परफॉर्म तो उनको करना चाहिए एज ए मेच्योर प्लेयर। तो अगर नहीं करते तो फिर डेफिनेट क्वेश्चन मार्क उनकी आ जाएगा आगे जो पाकिस्तान टीम में पार्टिसिपेशन है उस पर।
क्योंकि पाकिस्तान की टीम में बड़े बहुत सारे वीक लिंक्स भी नजर आ रहे हैं, खासतौर से साइम अय्यूब एज ए बैट्समैन उनको खेलना चाहिए, वो एज ए बॉलर खेलते नजर आ रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी मिल गए। फिर फ़खर का डाउन द ऑर्डर खेलना, फिर आगा की कप्तानी के वाले से भी बहुत लोग बात कर रहे हैं, आगा का परफॉर्म ना करना T20 में बात की जा रही है। फिर विकेट कीपिंग एक ऐसा शोब है जिसमें कभी हम हारिस को आजमा रहे होते हैं, कभी उस्मान को लेकर आ रहे होते हैं, कभी हसीब को लेकर आ रहे होते हैं। आपको क्या लगता है इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए ये पीसीबी का मौक़िफ़ तो हो सकता है कि टीम जो है वो शेप अप हो चुकी है, लेकिन एज ए फॉर्मर प्लेयर और क्वालिफाइड कोच आप समझ रहे हैं इस बात को कि बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रे एरियाज हैं अभी टीम के अंदर? देखिए, सरफराज की रिप्लेसमेंट पे आप रिजवान को लाए थे। रिजवान की रिप्लेसमेंट पे आप अभी तक कोई एस्टेब्लिश इस तरह का विकेट कीपर तैयार करके नहीं दे सके, क्योंकि आपका अगर आप कह रहे हैं कि हमारा डोमेस्टिक का जो ढांचा बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन है, तो उसमें देखिए 8 रीजन के 10 रीजन हैं, 8 डिपार्टमेंट, 18 फर्स्ट क्लास की टीमें हैं। तो 18 फर्स्ट क्लास की टीमों में आपको कोई विकेट कीपर ऐसा नहीं मिल रहा है कि जो बैटिंग भी कर सकता हो, तो आपको मोहम्मद उस्मान खान को बार बार खिलाना पड़ रहा है। फिर आप जो मोहम्मद हारिस हैं वो भी काफी ज्यादा, उनको बहुत ज्यादा चांसेस मिल चुके हैं, उसमें परफॉर्म नहीं कर सके, उनकी रिप्लेसमेंट नहीं। हसीबुल्लाह को जिस तरीके से एक मैच खिलाते हैं, फिर 1 साल के लिए बाहर करते हैं, फिर 1 साल बाद फिर लाते हैं, एक मैच खिला के फिर बाहर कर दिया। तो या तो मेरा ख्याल कि एक अजीबोगरीब स्टांस है टीम इंतजामिया का, या तो वो सेटल डाउन नहीं होने दे रहे किसी को, या फिर आपका नीचे सिस्टम ऐसा है कि वो प्रोडक्शन नहीं दे रहा। तो ये चीजें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि जो विकेट कीपिंग का शोबा है वो बड़ा मेजर शोबा है, उस पर जब तक आप उसमें स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी बैट्समैन को 1 या 2 चांसेस दे देंगे तो उसके बाद आपके मैच से मैच निकल जाएगा। तो ये बड़ा एक चीज है जिसको पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में देखना पड़ेगा। आपको लग रहा है 7 बेग नॉक कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे, क्योंकि बतौर विकेट कीपर भी उन्होंने बेस्ट विकेट कीपर का एजाज हासिल किया, बतौर बैट्समैन भी उन्होंने 1000 से ज्यादा रन किए? बिल्कुल, वो आउटस्टैंडिंग है। मेरा ख्याल है कि उनको अगर बहुत पहले ये जिस तरह आप एसोसिएट टीम में थी, ओमान के खिलाफ आप खेले हैं, यूएई के खिलाफ आप खेले हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले हैं, श्रीलंका के, तो अगर आप उनको 5-6 मैचेस में चांस देकर देखते, जिस तरह आपने हारिस को बहुत ज्यादा मैचेस खिला दिए हैं, उस्मान को 3 वर्ल्ड कप आपने दे दिए हैं, तो अगर इस 7 बे को अगर आपके ख्याल में उसकी टेक्निक अच्छी थी या उसकी कीपिंग की, तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि वो आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर है। तो बैटिंग का इशू था, तो बैटिंग अगर आप उसको एसोसिएट टीमों के खिलाफ या बॉटम टीमों के खिलाफ 10 मैचेस देते तो आपको एक बेहतर पिक्चर सामने आ सकती थी। अब आप वर्ल्ड कप से पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का चांस लेंगे ये। ठीक है रऊफ, जाते जाते आखिरी 10 सेकंड है मेरे पास। आज आपकी सालगिरह के दिन हमने आपको याद किया और आपका भी शुक्रिया कि अपने बर्थडे के दिन आप हमारे साथ शो का हिस्सा बने। कुछ कहेंगे जीटीवी की इस कोशिश के बारे में? नहीं, जीटीवी ने हमेशा स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्समैन को प्रमोट करने के लिए काम किया, और जिस तरीके से आप पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को लेकर चल रहे हैं और जो छोटे छोटे इश्यूज है, डोमेस्टिक के इश्यूज है, उनकी निशानदेही करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही बेहतरीन एक आपकी काविश है, और मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले को आगे रखना चाहिए। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जैसे दीगर गेस्ट हमारे शो को अपनी मौजूदा बख्शते हैं और शो को 4 चांद लगाते हैं। वंस अगेन फ्रॉम ऑल ऑफ अस हैप्पी बर्थडे टू यू। पाकिस्तान के जबरदस्त फास्ट बॉलर अब्दुल्ला साहब जो आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट करें, हमारे शो का आज हिस्सा थे। कल तक के लिए अली सलमान को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि कल जो हमारा शो होगा वो हम आउटडोर शो करेंगे, और जिस तरह भी अब्दुल्ला ने भी कहा कि स्पोर्ट्स के हवाले से जीटीवी अपना किरदार अदा कर रहा है, तो टेनिस के हवाले से कल हमारा स्पेशल शो होगा कि जहां पे विमेंस टेनिस के हवाले से एक इवेंट हुआ जो सर सैयद यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया, HEC के जेर एहतमाम, उस इवेंट को जी स्पोर्ट्स ने कवर किया। कल हम आउटडोर शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।